नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं बारूद, और बारूद में आज समाज को हिला देने वाला सवाल आपके सामने होगा। दिल्ली में हिंसा की साजिश आखिर किसने रची, क्यों दुखाया गया दिल्ली का दिल? ये सवाल तो आपके सीने में भी आज धड़क रहा होगा। दिल्ली में आगजनी और हिंसा से किसका फायदा हो सकता है? और इससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकालना गुनाह है? क्या शोभा यात्रा नहीं निकाली जाए? क्या कुछ मुट्ठी भर गुंडे हमारी दिल्ली को हिला सकते हैं? आज बारूद में इसी सवाल का जवाब हम तलाशेंगे कि ऐसे हिंसक जानवरों को कैसी सजा मिलनी चाहिए, इनके साथ क्या सुलूक होना चाहिए। केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से भी निवेदन करूंगा कि ये समय घटना से पल्ला झाड़ने का नहीं है, जिम्मेदारी से भागने का नहीं है। उनके इस क्राइम को, इसके गुनाह को कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। गिरफ्तारियां हुई हैं और बाकी और आकलन चल रहा है तो ये प्री प्लान्ड, लेकिन इसको एक्सपोज होना है, होगा, जरूर होगा। सवाल आज सिर्फ हम ही नहीं ये पूछ रहे हैं, ये दिल्ली वासी भी पूछ रहे हैं और ये पूरा देश भी पूछ रहा है कि क्या बुलडोजर ही विकल्प है? क्या बुलडोजर चलाने से ही ये दंगाई रुकने वाले हैं? इनके मन में डर समाने वाला है? ये सवाल बहुत अहम है। दिल्ली में हिंसा फैलाने वालों के हाथ में थी तलवारें। क्यों किया गया दिल्ली में नफरतीवाद? लोग अब कहने लगे हैं कि ऐसे उपद्रवियों का होना चाहिए खरगोन वाला इलाज। और ये खरगोन वाला इलाज क्या है, पूरे डिबेट के दौरान इसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो ये भी कहा जा रहा है यूपी में एमपी के तरह दिल्ली के गुनाहगारों पर भी चलना चाहिए बुलडोजर। क्या बुलडोजर ही विकल्प है? ये सवाल आप सबके सामने है और ये सवाल उठना भी चाहिए इस वक्त, क्योंकि अभी जब हम जितने लोगों से बात कर रहे हैं या जितनी भी हम जन भावनाओं को देख रहे हैं, सबका यही कहना है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, क्या वही रास्ता हो सकता है? क्या वही विकल्प हो सकता है? कुछ लोग उस पर भी सवाल उठाते हैं। लेकिन अगर दंगा ना रुके, अगर देश की राजधानी दिल्ली में भी इस तरीके से दंगाई, 2 साल पहले क्या हुआ था, दिल्ली कैसे दहली थी, ये हम सबके सामने है। और आज 2 साल बाद शोभा यात्रा के दौरान अगर फिर से यही कदम उठाया जा रहा है, तो सवाल तो है ये क्या बुलडोजर विकल्प है? यकीनन ये सवाल चुभता हुआ है कि क्या बुलडोजर ही विकल्प है और क्या यही रास्ता तैयार करेगा और आने वाले दिनों में इसी तरीके की कार्रवाई होगी तो दंगे रुकेंगे? ये सवाल वाकई बहुत चुभता हुआ है। लेकिन एक बड़ा पैनल मेरे साथ है और उन्हीं से हम समझेंगे कि अब क्या प्लानिंग है और किसके जहन में क्या चल रहा है। शहजाद पुनेवाला, बीजेपी के लीडर, इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा कुलदीप कुमार, आपका स्वागत है शहजाद जी। कुलदीप जी, आपका भी स्वागत है। वेद भूषण, जो कि पूर्व एसीपी हैं दिल्ली पुलिस के सामने चुनौतियां क्या थी, मैं आपसे ये समझूंगी। निखत अब्बास, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत विवेक बोलती हैं और आज भी यकीनन मेरे साथ हर सवाल का वो जवाब देंगी। शहजाद जी, जब हम टीवी डिबेट के जरिए इस टॉपिक पे बात करते हैं कि क्या बुलडोजर ही विकल्प हो, तो बहुत लोगों को ये सवाल चुभता भी है और बहुत लोग क्या करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की दुहाई देते हैं, कोर्ट की दुहाई देते हैं। लेकिन हमने ये भी तो देखा ना, दिल्ली दंगे के बाद कार्रवाई तो हुई और सजा का ऐलान भी, लेकिन वक्त बहुत लगा। तो क्या हम आपसे यही समझने की कोशिश करेंगे कि आप बुलडोजर विकल्प है? देखिए रीमा जी, पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे न्योता दिया। 2 तरीके के मॉडल उभर कर आए पिछले कुछ दिनों में। एक है करौली मॉडल। करौली मॉडल में जो हिंदू विरोधी हिंसा हुई, उसका मुख्य आरोपी मतलूब अहमद आज तक फरार है और जो हिंदुओं के लिए बात कर रहे थे वो गिरफ्तार हो गए। और दूसरा है खरगोन मॉडल। अगले ही दिन जिस प्रकार से चिन्हित करके दंगाइयों के ऊपर कार्रवाई की गई और अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया। परंतु आज सिर्फ सवाल संपत्ति पर बुलडोजर चलाने का नहीं है, सोच, ये जो हिंदू विरोधी सोच है, इसकी शुरुआत कहां से होती है? जब एक प्रदेश के मुख्यमंत्री विधानसभा में खड़े होकर
कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर मजाक उड़ाते हैं, जब एक राजनीतिक दल के सबसे वरिष्ठ नेता हिंदुत्व को आईसिस और बोको हराम से जोड़ते हैं, हिंदू टेरर की शब्दावली झूठे तरीके से उसका प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, हिंदुओं के खिलाफ दिन प्रतिदिन नफरत फैलाया जाता है, तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हिंदू मुसलमान में बिजली को भी बांट दिया जाता है, तब वहां से ये हिंदू विरोधी सोच होती है जो पूरे खरगोन से लेकर करौली तक, अगर देखें दिल्ली से लेकर झारखंड तक, बंगाल तक, ये एक तरीके से उसका परिचय देखने मिलता है। जिस प्रकार से रामनवमी की या हनुमान जयंती की एकदम शांतिपूर्वक यात्राओं पर सुनियोजित ढंग से हमला किया जाता है, और फिर जब ये हमला होता है तो इनके हमलावरों को, इनके दंगाइयों को बचाने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कुछ लोग सामने आ जाते हैं। ताहिर हुसैन की छतों से CNN न्यूज 18 इंडिया ने सारा सबूत दिखाया था, आपको याद है वो सबूत? पेट्रोल बम, तेजाब बम, तलवार, तमंचे, कैटी, गुलेल, सारी चीजें आज भी वही उपलब्ध है, सारी छतों पर ये उपलब्ध है। और देखिए एक बड़ी बात है कि ये प्रवोक हो जाते हैं, और प्रवोक होने से पहले ही एडवांस में प्लानिंग करके रखते हैं छतों पर बहरहाल ताहिर हुसैन की छतों से जब ये सबूत बरामद हुआ तो संजय सिंह, कांग्रेस के नेता, किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के नेता, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, वो आए बचाव में और कहने लगे कि ये तो मुसलमान है इसलिए कार्रवाई हो रही है। अब इस जहांगीरपुरी सी ब्लॉक में भी देख लो, ये जो रोहिंग्या है, जो बांग्लादेशी है, जिनकी आवाज हमें बताई गई है, ये हमारे मीणा जी है जिनका बयान आपने दिखाया, उन्होंने बताया कि शांतिपूर्वक तरीके से हिंदुओं की यात्रा जा रही थी, मस्जिद के पास जहांगीरपुरी सी ब्लॉक में पहुंचती है, वहां पर फिर ये अंसार वहां पे उपद्रव मचाता है, उसके बाद पथराव शुरू हो जाता है, और बंगाली भाषा में कुछ लोग बांग्लादेशी भाषा में कुछ बातें रख रहे थे। तो इन प्रकार के लोगों को संरक्षण कौन दे रहा है? आपको याद होगा कि मदनपुर खादर में रोहिंग्याओं को बिजली, राशन, कनेक्शन ये अमानतुल्लाह खान दे रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार की जमीन थी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको वहां से हटा दिया, परंतु रोहिंग्याओं को, अवैध बांग्लादेशियों को, ये बार बार दंगाइयों को संरक्षण जिसका मिलता है, इस पर बुलडोजर चलना चाहिए। आपने बहुत सारे, इस वक्त मैं आप ही के पास आ रही हूँ, आम आदमी पार्टी से ही सवाल पूछूंगी क्योंकि शहजाद जी ने जितने सारे पॉइंट्स गिराए हैं, सवाल आम आदमी पार्टी के लिए ही यहाँ पे खड़ा होता है, तो आप बेहतर तरीके से जवाब दीजिए। ताहिर हुसैन को लेकर भी बहुत बयानबाजी हुई थी, इसके अलावा अभी संजय सिंह का उन्होंने हवाला दिया शहजाद जी ने, और जो कश्मीरी पंडितों को लेकर बयानबाजी की गई वो भी हालिया दिनों में चर्चा का विषय है। तो आप लोगों की भूमिका दिल्ली में क्या है, ये भी दर्शक इस वक्त समझना चाहते हैं। कुलदीप जी। रीमा जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली के लोगों से, देश भर के लोगों से अपील करता हूं कि वो शांति बनाए रखें और सब लोग मिलकर प्यार से भाईचारा बनाए रखें, आपस में सब लोग मिलजुल के रहें और शांति बनाए रखें। यही अपील दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों से की है कि वो शांति बनाए रखें। दूसरी बात रीमा जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो ये बार बार कहते हैं रोहिंग्या को, अरे अगर आज दिल्ली के अंदर रोहिंग्या मुसलमान रह रहा है और दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था, दिल्ली की देश की सारी एजेंसी, सीबीआई से लेके ईडी से लेके सारी जितनी फोर्सेज हैं वो सारी केंद्र सरकार के अंडर में, अगर उसके बाद भी दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं या बाहर से आए हुए वैसे आतंकवादी लोग रह रहे हैं, तो कितना बड़ा फेलियर है दिल्ली पुलिस का और देश के गृह मंत्री जी का। उनको इस्तीफा दे देना चाहिए तुरंत प्रभाव में, कि अगर उनके रहते हुए भी अगर 8 साल की सरकार के 8 साल की सरकार के बावजूद भी, लोग कौन है जो कार्रवाई पे रोते हैं, कौन है? रीमा जी वो तो मुझे नहीं पता, वो भाजपा के लोग होंगे, उन्हीं वो लोग, उनकी राजी चलती है इसके ऊपर। दूसरी बात ये कि जो भी दोषी है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई दिल्ली पुलिस करे, और दिल्ली पुलिस को जब पहले पता होता है कि वहां पे शोभा यात्रा निकल रही है तो उससे पहले ऐसे दोषियों को, ऐसे लोगों को जिसकी बात ये करते हैं कि वो सट्टा चला रहा था, कर रहा था, ऐसे लोगों को पहले क्यों नहीं पकड़ा जाता है? दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे ऐसे काम हो रहे हैं। गृह मंत्री जी खुद दिल्ली सरकार को देखते हैं, दिल्ली को देखते हैं, दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर को देखते हैं। मतलब पूरी तरीके से जिम्मेदारी बीजेपी की और दिल्ली पुलिस की नहीं, आपकी सरकार है। जस्ट बहुत सिंपल, दिल्ली पुलिस की, मुझे अपनी सहूलियत के लिए समझना है आपसे कि रीमा जी हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। रीमा जी लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास नहीं है, क्लियर ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास है, तो जिसके पास जिम्मेदारी है वही जिम्मेदारी लेगा। आप आज तक बीजेपी ने आप पे गुमराह करने का आरोप बीजेपी लगा रही है आप पे। रीमा जी क्या भड़काते हैं? रीमा जी अगर आप न्यूज 18 की पत्रकार हैं और एबीपी वाली गलती करेंगी तो उनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर थोड़ी ना आ जाएगी। जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, गृह मंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, दिल्ली पुलिस को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, तुरंत दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है
ओके, कुलदीप जी ने दो बातें की। उन्होंने कहा पहले तो दिल्ली की जो पुलिस की व्यवस्था है वो केंद्र सरकार के तहत है, बिल्कुल केंद्र सरकार के तहत है, परंतु रोहिंग्याओं को और अवैध जो यहाँ पर रहते हैं उन लोगों को आप लोग राशन कार्ड और बाकी चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, जमीन, स्कूल, सारी चीज़ें दे देंगे और उनको वैध नागरिक बनाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए तो आप सीए का विरोध भी करते थे, इसीलिए तो आपने पूरा जो आंदोलन खड़ा किया शाहीन बाग में, उसमें आपने इन्हीं लोगों की मदद की। और क्यों आप उन ऐसे अवैध रहने वाले लोगों को वैध करने के लिए आपके अमानतुल्लाह खान सामने आते हैं? जब मदनपुर खादर में यूपी सरकार कार्रवाई कर रही थी अपनी जमीन पर, तो एक सेकंड सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला रीमा जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला रीमा जी, पार्टी में शामिल हो गए। मैंने बीच में नहीं बोला, ऐसे लोग किसी के बीच में नहीं बोला। थोड़ा सा मुझे ये तरीका गलत है। हम बात कर रहे हैं, बहुत संजीदगी से एक एक करके बातें आनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप आप कर सकते हैं। हाँ, एक करके मैं वैसे भी आधे मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा, उसके बाद कुलदीप जी बोले। देखिए, जब कार्रवाई की गई उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा और ये अवैध तरीके से रहने वाले रोहिंग्याओं पर कार्रवाई हुई, तो अमानतुल्लाह खान क्यों पहुंच गए वहां पर? दूसरी बात, ताहिर हुसैन के छत से तो मीडिया को सारी चीजें बरामद हुई, वो तो मुख्य आरोपी आज भी जेल में यूएपीए के चार्ज में। उसके लिए संजय सिंह ने ट्वीट करके कहा कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि वो मुसलमान है। अमानतुल्लाह खान ने कहा। तो दिल्ली पुलिस कार्रवाई करती है, केंद्र सरकार कार्रवाई करती है, बचाता कौन है दंगाइयों को? आप बोलिए आज संजय सिंह और अमानतुल्लाह खान गलत थे ताहिर हुसैन के बचाव में। एक बार बोल दीजिए कुलदीप जी, फिर मैं आपके तमाम आरोपों को ले लूंगा। रीमा जी, हाँ। जब ताहिर हुसैन की बात जिनकी कर रहे हैं, उनको तुरंत आम आदमी पार्टी ने बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। आम आदमी पार्टी में कोई भी ऐसे लोगों तो का फिर समर्थन संजय नहीं सिंह ने कर क्यों सकता बचाव किया? जो दंगाई हो या दंगे में अमानतुल्लाह शामिल हो खान या ने क्यों किसी बचाव भी किया? या कहीं भी अशांति फैलाने का काम करते हो, ऐसे लोग कोई जगह नहीं है। पहली बात ये। दूसरी बात ये, दंगाइयों के साथ खड़े होने का काम बीजेपी का है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पर हमला होता है, बीजेपी वाले बुला के माला पहनाते हैं। वहां किसानों को विरोध हो जाता है, बीजेपी लोग माला पहनाते हैं। हाथरस में दलित की बेटी से बलात्कार होता है, बीजेपी के लोग उनको बुला के दोषियों को माला पहनाने का काम करते हैं। कठुआ में बलात्कार होता है, जो दोषी होते हैं उनके समर्थन निकालने का काम करते हैं। इत्मीनान से एक करके सवाल उठाएंगे। हाँ, सेना जी, पूरी बात सेना जी आपके बीच में नहीं बोला, मेरी बात बीच में बोलने की बात नहीं, उनके पास वो बात कर ले, उसके बाद में आप ही के पास हाँ, मेरे भाई कुलदीप ने कहा कि हमने कार्रवाई की। February 27, 2020, संजय सिंह डिफेंस ताहिर हुसैन alleges mob entered his house। ये वही व्यक्ति है जिसने अंकित शर्मा के हत्या को मास्टरमाइंड किया। ये संजय सिंह का बयान, उनका बचाव करते हो। अमानतुल्लाह खान ने तो मुस्लिम कार्ड खेला। मैं चाहता हूं कुलदीप जी एक बार खंडन कर दो, मैं आपके सारे आरोप दिल्ली पुलिस पर ले लूंगा। एक बार खंडन तो कर दो संजय सिंह का, ऐसी क्या मजबूरी है, या वोट बैंक फिसल जाएगा आपका? अमानतुल्लाह खान का एक बार खंडन कर दो। चलिए, उन्होंने डिफेंड किया था ताहिर हुसैन को, एक बार कर दो। रीमा जी मैं बोलूंगा। चलिए मैं आप दोनों के पास आती हूँ, और भी गेस्ट है, मैं उनका भी रुख कर लूं एक बार। इस वक्त मौलाना मोहम्मद नदीमुद्दीन भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मौलाना साहब, आपका स्वागत है, और स्वागत करने के साथ मैं आप ही से ये जानना चाहूंगी कि क्या इस देश में रामनवमी की यात्रा, शोभा यात्रा इत्मीनान से, सुकून से निकाली जा सकती है, या परमिशन अब कहीं और से लेना होगा पुलिस के अलावा? देखिए, इस देश में अगर राम की यात्रा नहीं निकाली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में निकाली जाएगी? हाँ। क्या सऊदी अरब में निकाली जाएगी? हनुमान जयंती अगर भारत में नहीं निकाला जाएगा तो कहाँ निकाला जाएगा? एक ही घिसा पिटा नारा कि मुसलमान पत्थरबाजी कर रहे हैं। अरे जो स्लोगन लगा रहे हैं, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? मध्य प्रदेश के अंदर जेल में एक है, उसके घर पे FIR होता है, बिल्डोजर चला दिया जाता है। केजरीवाल के घर पे हमला करने वालों का महिमा मंडन किया जाता है। एक साधु मुस्लिम महिलाओं के बलात्कार करने की बात करता है, और भाजपा के सांसद उसकी गुलपोशी करते हैं। शहजाद पूनेवाला से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक ही मुसलमानों को जिम्मेदार बना करके घिसा पिटा, पत्थरबाजी। अरे भाई, सरकार किसकी है? तेलंगाना में केसीआर की सरकार, तेलंगाना के अंदर केसीआर की सरकार ने रामनवमी जुलूस पर इतना बेहतरीन कंट्रोल किया। लाखों का जुलूस निकला, हनुमान जयंती पर निकला, न पत्थरबाजी न स्लोगन निकला। लेकिन इससे पहले निकल साथ लेकर के चल रहा है। ये जो मौलाना साहब का आरोप है, इसको किस तरीके से आप देखती हैं? जब भी किसी पे एक्शन होता है, बस यही रोना सामने आ जाता है कि एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ मुस्लिमों को कहा जा रहा है। मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है, मैं धर्म विशेष का नाम भी नहीं लेना चाहती यहाँ पे।
लेकिन जब खुल के ऐसी बातें होती है, आरोपी को आरोपी मानिए, दोषी को दोषी मानिए, नहीं, गुंडा नहीं। को गुंडा कहिए, दंगाई को दंगाई कहिए, बात इतनी सी है। बिल्कुल नहीं। गुंडा को नहीं, गुंडा ये तो कहने में दंगाई क्या दंगाई दिक्कत है? है। पत्थर बरसाने वाले को भाजपा पत्थर ही बरसाने दंगाई वाला है। कहने में क्या दिक्कत है? सरकार के संरक्षण में दंगा हो रहा है, सरकार की मौजूदगी में हो मतलब रहा है, सरकार कह रही है कि पत्थर सरकार की बरसाओ। मौजूदगी में सरकार कह रही है। ये दंगा प्राण के आपको साथ नहीं हो रहा लगता है। इसी तरीके की सरकार करा बयानबाजी रही करने है। के बाद परेशानियां ये बढ़ती है? सरकार करा रही, आप बीजेपी उन- करा रही है। आप उन सारे मुसलमानों लोगों को इस टारगेट मंच करने के से लिए सपोर्ट करें। बीजेपी मौलाना करा रही है। साहब, आप थोड़ी संजीदगी से बात करते तो मुझे खुशी होती। आप उन सारे लोगों को कुछ सपोर्ट नहीं। करें जिनके ऊपर दंगे का आरोप है, क्योंकि आप क्या कह रहे हैं कि सरकार, अच्छा ठीक 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 आप सपोर्ट मैं कर रहे कहता हैं। हूँ आपको नहीं लगता केजरीवाल कि आप के घर सपोर्ट पर कर रहे किसने हैं? अटैक किया उसका महिमा मंडन कौन किया? किसका केजरीवाल के महिमा घर पे अटैक करने वालों को अभी पुलवामा जिन लोगों ने पत्थर बरसाए हैं, क्या गलत हाँ, गिरफ्तारी हाँ, हुई है? क्या गलत कार्रवाई गिरफ्तारी करो। हुई है? कार्रवाई करो, पत्थर तो बरसाने यही- वालों पर गोली बिल्कुल चलाओ, यही तो हम कह रहे मार हैं। डालो। निखत अब्बास, कौन कह रहा? निखत पत्थर अब्बास, बरसाने वालों धन्यवाद। पे आप मौलाना तलवार साहब को चलाने पहले वालों चुप करा पर- लीजिए, क्योंकि मैं तलवार चिल्लम चलाने चिल्ली वालों की को डिबेट नहीं क्यों करना बचा रहे हैं? भगवा गुंडों को मौलाना चिल्ला साहब रहे हैं, आप मैं सुन बोलते लीजिए। रहूंगी। निखत जी को भगवा सुन लीजिए। गुंडों को कौन बचा रहा? मुसलमानों के घरों पे अटैक करो। मौलाना साहब, मसाजिद निखत पर अब्बास अटैक मेरा करो। नाम है, मुस्लिम कोई बात नहीं, आप बहन, बोल लीजिएगा जब बेटियों आपका को नाम गाली एंकर दो, साहिबा ले तो। मुसलमानों को टारगेट करो। निखत जी को बोलना है। मौलाना साहब इस वक्त चुप हो जाइए, आप शांत हो जाइए। निखत जी, आप एक बहुत आप बहुत पक्ष धन्यवाद। मत लीजिए। देखिए आप असल में क्या बीजेपी है की ना, तर्जुमानी मौलाना करने साहब के लिए प्लीज, एंट्री मौलाना मत साहब करिए आप। प्लीज, पहले आप इन्हें चुप करा लीजिए, इनकी भड़ास निकलने देते हैं, फिर हम बात कर लेंगे। हाँ, बोलिए। क्या मैं बोल सकती हूँ? हाँ 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 बिल्कुल। धन्यवाद। देखिए अभी हम इन सभी मुद्दों को अगर संधि विच्छेद करके देखें ना, तो हमें समझ में आएगा कि 2014 से भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष को एक भी ऐसा मुद्दा नहीं मिला जिसके खिलाफ वो आवाज उठा सके, या जनता को बरगला सके, या जनता को भड़का सके, या जनता के खिलाफ कोई ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो अब क्या हो रहा है? 2024 में है चुनाव, तो ये लोग बड़े ही सिलसिलेवार तरीके से, विपक्ष बड़े ही सिलसिलेवार तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से एक ऐसी साजिश रच रहा है कि जनता को भड़काया जा रहा है, और एक समुदाय के मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जिनको एक्टिवेट कर दिया गया है। वो है असामाजिक तत्व, इन्हें एक्टिवेट कर दिया गया है, और इनका एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को पीएम के पद से हटा देना है। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमने पंजाब में देखा था। और इसमें मैं तो ये भी ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि ये जब इससे फेल हो जाएंगे कि ये पीएम के पद से मोदी जी को नहीं हटा सकते, तो इनका इंटरनेशनल फंडिंग के द्वारा ये होने वाला, जिसका एग्जाम्पल मैंने कहा अभी, जिसका ट्रेलर हमने पंजाब में देखा कि मोदी जी को खत्म कर दिया जाए, मोदी जी को मार दिया जाए। और अब तो बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि पंजाब में, सिर्फ दिल्ली में नहीं, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, और ये जो दिल्ली में कल हुआ है वही अब पंजाब में होगा। तो प्रधानमंत्री के लिए तो अब आना जाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों के लिए इंटॉलरेंट हो गए हैं। ये मोदी जी को जो हमारे देश की जनता है उसका भला करते हुए देखना ही नहीं चाहते। विदेशी फंड के इशारे पर, विदेशी इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है। आज ये क्या लोग मानेंगे इस बात का को? रहे हैं। निखत जी मैं आती हूँ आपके पास। हाँ, मैं आप ही से पूछ रही हूँ। शहजाद जी आती हूँ मैं आपके पास। हाँ हाँ मौलाना साहब आप दीजिए जवाब। हाँ मुझसे, हाँ मैं आप ही से पूछ रही हूँ। निखत जी ने जो कहा, देखिए ईमानदारी से तो ये है कि देश के मुखिया सबको साथ लेके चलना चाह रहे हैं। बीजेपी के अंदर शरपसंद लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि देश में अमन अमान हो, शांति हो। अब बीजेपी सरकार चला रही है, देश नहीं चला रही। एक वर्ग विशेष को टारगेट करके हिंदुओं को भड़काया जा रहा है। रामनवमी में यात्रा निकलता है और पुलिस की मौजूदगी में निकल रहा है, तो पथराव कहाँ हो रहा है? ये पथराव करने वाले बीजेपी के लोग हैं, ये विश्व हिंदू परिषद के पथराव लोग हैं। करने वाले बीजेपी के लोग हैं। कल बात डिबेट में एक भाई साहब है, उन्होंने कहा कि नहीं भगवा रंग ओढ़ लिया। ये हर दिन की कहानी है, हर दिन की कहानी है। पत्थर बरसाओ, हर दिन की कहानी। नहीं आरोप बीजेपी पे लगना, आरोप भगवा पे लगना, ये उल्टा हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं शहजाद जी से पूछ रही हूँ। जी रीमा जी, मुझे लगता है एक तो हम तर्क को ऊंचा रखे, आवाज को नहीं, और तर्कों से डिबेट करें। मैं दो तीन बातें तुरंत जवाब देना चाहता हूँ। ये कहते हैं हमको भड़काया जा रहा है, आरएसएस बीजेपी के लोग भड़काते हैं। ये भड़काने का टाइम और तिथि और जगह इनको पहले से मालूम होता है कि छतों पर तलवार, तमंचे, बंदूक, बारूद, तेजाब, बम सब तैयार रखते हैं, या ये इनका आम चरित्र बन चुका है कि घरों पर ये लोग रखते स्टॉक पाइलिंग करते हैं। अरे फिर भड़क गए, अरे भड़क गए। अरे मैं तो मुसलमान ही हूँ, क्यों भड़क गया?
मौलाना भड़को मत, ये भड़कने की विशेष, ये जो विशेष अधिकार मिला है ना भड़कने का, इसी के चलते सारी दिक्कत हो रही है। मौलाना ये विशेष अधिकार मिल गया ना वोट बैंक का कि मैं भड़क जाऊंगा हर चीज पर, हिजाब पर फैसला आएगा मैं भड़क जाऊंगा, लाउड स्पीकर पर फैसला आएगा मैं भड़क जाऊंगा, भगवा झंडा आएगा मैं भड़क जाऊंगा, जय श्री राम कोई बोलेगा मैं भड़क जाऊंगा, हिंदू दिखेगा मैं भड़क जाऊंगा, पुलिस दिखेगी मैं भड़क जाऊंगा, तिरंगा दिखेगा मैं भड़क जाऊंगा। ये भड़कने का जो वोट बैंक वीटो पावर है ना, इसी की जड़ में सारी समस्या है। ये भड़कने का विशेष अधिकार, ये भड़कना मेरा अभिन्न अंग बन चुका है, यही समस्या है। और दूसरी बात रीमा जी, देखिए मैं तो नहीं भड़का, ये लाउड स्पीकर पर लगातार बोल रहे, मेरी बातों को नहीं आने दे रहे, मैं तो नहीं भड़का, मैंने तो पत्थर नहीं उठाया। ये सोच का ही विषय है। रीमा जी मैं अपनी बात रख दूं इस प्रकार से। मौलाना साहब अगर आप ऐसी बात करेंगे तो कौन सुन पाएगा? कौन सुन पाएगा? रमजान का पाक महीना है, रमजान में तो ऐसे करते भी नहीं है जिस प्रकार का बर्ताव ये कर रहे हैं। रमजान में तो मुझे लगा पहली बार मौलाना बोलेंगे सबको कि अपने घरों पे जो तेजाब बम, पेट्रोल बम, एटम बम, पता नहीं कौन कौन से बम रखे इनको हटा दो। शर्म नहीं आती तुमको? रीमा जी मैं अपनी बात रख दूं, ये बिना मुझे 5 सेकंड टोके कोई बात नहीं होती है, 5 बार टोक देते हैं 5 सेकंड। आप सुन लीजिए एक बार, सुन लीजिए शहजादी क्या कह रहे हैं। लोगों से अपील करो, दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई करो। मैं हाथ जोड़कर आज से दरख्वास्त कर रहा हूँ, इस प्रकार से अत्याचार ना हो, ये सेक्युलरिज्म का अत्याचार ना हो। मैं आती हूँ आप दोनों के पास, ये ऐसा मसला है जिसपे जितनी भी तर्क दे लूं, मैं आपके पास आती हूँ। अभी दरअसल एक गेस्ट मेरे साथ काफी देर से बैठे मेरी बात तो आ जानी चाहिए ना रीमा जी। अच्छा ठीक है, आप कंप्लीट कर दीजिए, बात तो हो जाने दीजिए। दरअसल मैं वेद भूषण सर के पास जाना चाहती हूँ, इसलिए शहजादी पर मेरे समय को काट कर तो नहीं हो सकता। मौलाना साहब अगर कुछ देर के लिए आप शांत हो जाएंगे तो हम शहजाद पुणे वालों को इस वक्त सुन लेंगे, प्लीज। आप ही के सवाल 10 सेकंड चाह रहा हूँ मैं। आप किसको दंगाई कह रहे हैं? शहजाद पुणे वाला क्या आप कह रहे हैं? ये तरीका ये क्या भाषा है? अधिकार है भाई, ये सबको कह सकते हैं। ये तो आप अगर टीवी पे इस तरीके से बात करेंगे तो फिर मैं वही बातें दोहराऊंगी कि आप ही लोग गुमराह करते हैं लोगों को। ठीक है, अब मैं ठीक है, हाँ शहजादी मैं बस 15 सेकंड में अपनी बात रखना चाहता हूँ। 15 सेकंड में देखिए ये दिक्कत है ना, आज बुलडोजर कहाँ चलना चाहिए? बुलडोजर रीमा जी संपत्ति पे नहीं, सोच पर चलना चाहिए। सोच इस बात की कि अगर मुझे कोई हिंदू शांतिपूर्वक तरीके से मेरे मस्जिद के बाहर कोई जोर से नारा बजा रहा है, चलो जय श्री राम का नारा, क्या वर्जित है, प्रतिबंधित है, इस देश में अलाउड नहीं है? इलाके मुस्लिम हो सकते हैं, नमाज आप सड़कों पर अता कर सकते हो। अगर हिंदू जोर से नारा लगाते हुए जय श्री राम का आपने एक दिन 365 दिन में निकल भी गया तो आप उस पर पथराव कर देंगे और बोलेंगे मैं भड़क गया, और आपके घर में आपकी छतों पे सारी चीजें लगी हुई है। और तीसरी बात, हमने तो किसी का धर्म चिन्हित नहीं किया कि दंगाई इस धर्म का है, हम तो कह रहे दंगाई बनाम शिवम है। आप दंगाई के बचाव में आ जाते हैं, परंतु शिवम जो दंगाइयों के हाथों इतना बुरे तरीके से उसको मारा गया, उसके लिए आपके मुंह से एक ट्वीट नहीं निकलता, एक आपके हाथ से ट्वीट नहीं निकलता, आपके मुंह से एक संवेदना भरा बयान नहीं निकलता। ये क्यों होता है? दंगाइयों के लिए आपका दिल धड़कता है, पर शिवम के लिए आपके लिए इतनी निर्ममता। बिल्कुल, सोशल मीडिया चेक कर लें या टीवी डिबेट्स में देख लें, जो लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो दंगाइयों को और शह दे रहे हैं, यही सच्चाई है। वेद भूषण पूर्व एसीपी दिल्ली पुलिस इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए। सर बहुत माफी, पॉलिटिकल डिबेट दरअसल चल रहा था तो मैं आपके पास नहीं आ पाई, लेकिन फिर भी इस वक्त मैं आपसे पहले घटनाक्रम पे जानूंगी और जो आप बातें सुन रहे हैं, एक पुलिसकर्मी होने के नाते आपके जहन में क्या चलता है जब इस तरीके से बातें होती है, बिना आधार के बातें होती है कि नहीं टारगेटेड है कार्रवाई, ये एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, ये सीधे पुलिस और हमारी प्रशासनिक टीम पे भी ये सवाल होता है जो ऐसे लोग सवाल उठाते हैं? तो जी रीमा जी, ये जो जहांगीरपुरी का इंसिडेंट है इसको आइसोलेशन में ना देखें, इसको टोटलिटी में देखेंगे। एनआरसी के दंगे हुए, शाहीन बाग हुआ, किसान आंदोलन हुआ, हिजाब पे तहरीरें हुई, आपके चैनल मीडिया पर दुनिया भर के हुए, उसके बाद में लाउड स्पीकर के ऊपर बड़े सारे विवाद खड़े हुए। तो ये एक बहुत समय से चला आ रहा एक मामला है। एनआरसी हुआ, तमाम चीजें हुई। अभी जो बात चल रही थी ताहिर हुसैन की, जो जहांगीरपुरी एरिया है मिक्स पॉपुलेशन का एरिया है, हिंदू मुस्लिम रहते हैं,
और यहाँ दंगों का एक इतिहास है। ये आज दंगा नहीं हुआ, 84 से लेके आज तक मैं बहुत लंबी लिस्ट आपको बताऊंगा यहाँ पर दंगे हुए हैं। अब जब एनआरसी के दंगे यमुना पार में हुए थे तो ये एलिगेशन इन्वेस्टिगेशन में ये चीज सामने आई थी कि बहुत सारे बांग्लादेशी रोहिंग्या टेम्पोज के अंदर भड़के ताहिर हुसैन वहां ले गए थे, जिन्होंने दंगे को भड़काया, दंगे को अंजाम दिया। तो तमाम चीजें इनको टोटलिटी में देखा जाए, और अभी तो इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत है। ये आपने और बहुत बड़ी जानकारी दी है, ये हमारे दर्शकों को भी इस वक्त ध्यान आ गया होगा कि अब तक क्या कुछ हुआ है। लेकिन एक और पहलू मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ और समझना भी चाहती हूँ, और हमारे दर्शक जो इस वक्त जुड़े हुए हैं उनके जहन में भी सवाल है, उनके सारे सवाल मैंने देखे इस वक्त सोशल मीडिया के जरिए। जब आप लोग एक्शन लेते हैं, जब आप लोग ऐसे दंगों पे कार्रवाई करते हैं, एक आपके पास लिस्ट आती है, सीसीटीवी फुटेज का आधार वो हो सकता है, चश्मदीदों के आधार पे आप गिरफ्तारियां करते हैं, उसमें एक एंगल आ जाता है और पुलिस पे इस तरीके का प्रेशर बनता है या सवाल उठाया जाता है कार्रवाई पे, आपने तो धर्म विशेष को टारगेट कर दिया, आपने तो फला ऐसे आदमी को पकड़ लिया जो कि फला जाति से है, फला धर्म से है, तब क्या चुनौती होती है आपके पास? देखिए, पुलिस बिल्कुल निष्पक्षता से काम करती है। खरगोन में दंगे हुए, करौली में हुए, पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, क्योंकि पुलिस की जिम्मेदारी, नेताओं की जिम्मेदारी अपनी पार्टियों के प्रति हो सकती है, आपकी जिम्मेदारी अपने चैनल के, अपने मीडिया के लिए हो सकती है, पुलिस की जिम्मेदारी अदालतों के प्रति होती है। यदि मैं बुलडोजर चलाता हूं तो यह जिम्मेदारी मेरी होगी कि मैं कोर्ट में, अदालत में उसके लिए जिम्मेदार ठहरा जाऊं। मैं आपके चैनल पर जिम्मेदारी से आपके तमाम पैनलिस्ट से, तमाम व्यूअर से पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर, गुजरात में जहां भी बुलडोजर चलाए गए, क्या किसी आदमी ने आज तक अदालत में बात कही है कि मेरे मकान को गलत तरीके से डाल दिया गया? कहीं ऐसा एक भी इंसिडेंट कभी कोर्ट में कोई नहीं गया, क्योंकि वो अनऑथराइज बैठे हुए थे, इलीगल एनक्रोचमेंट थी उनकी और गलत ढंग से वो रह रहे थे। तो ये तमाम चीज पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि अगर उन्होंने कहीं भी गलत ढंग से बुलडोजर का इस्तेमाल किया तो परेशानी और चुनौती उनके सामने हो सकती है। एक भी इंसिडेंट बताया रीमा मुझे, एक भी इंसिडेंट कोई चैनल पर बता दे, आपके सोशल मीडिया पर बना दे कि वो इंसान गलत नहीं था। ये जो बिजली पानी रोहिंग्या फ्री में ले रहे हैं जहांगीरपुरी के अंदर, क्या जिम्मेदार नहीं है? ब्रेक के बाद मौलाना साहब से यही पूछूंगी कि क्या पुलिस की जो जिम्मेदारी है, क्या पुलिस वो उन जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए बिना एक्शन ले रही है? ये सवाल अगर पुलिस पे उठता है तो पूर्व एसीपी मेरे साथ हैं, उनसे हम सवाल जवाब करेंगे। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। वहां जिंदगी का नामो निशान मिट गया। बाद में कादिरव की तरफ से ये दावा भी किया गया कि उसके लड़ाकों ने मारिउपोल के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा जमा लिया है, जबकि यूक्रेन ने दावा किया कि उसने शहर से रूसी सेना और चेचन लड़ाकों को पीछे धकेल दिया। मतलब ये कि चेचन लड़ाके अपनी पूरी ताकत लगाकर भी मारिउपोल पर कब्जा नहीं जमा सके। जबकि पूरी दुनिया में कादिरव के लड़ाके बर्बरता के लिए पहचाने जाते हैं। क्रूर, कसाई, जल्लाद जैसे शब्द तो इनके लिए छोटे हैं, क्योंकि जिस भी इलाके में चेचन लड़ाकों ने जंग के मैदान में मोर्चा संभाला, वहां सिर्फ तबाही और बर्बादी ही दिखाई दी। और तो और इनकी मदद के लिए चेचन की मीडिया भी यूक्रेन में तैनात है, जो रूसी सेना और चेचन लड़ाकों की बहादुरी और उनके जीते हुए इलाकों की लगातार रिपोर्टिंग कर रही है। असल में चेचन की मीडिया पर रमजान कादिरव का ही कंट्रोल है। मतलब ये कि यूक्रेन में कादिरव अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए चेचन मीडिया का हर तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। चेचन मीडिया की तरफ से जंग की रिपोर्टिंग का जो वीडियो जारी किया गया, उसमें उनके रिपोर्टर रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के आशियानों को कवर करते दिखाई दिए। वीडियो के एक हिस्से में उनके रिपोर्टर वहां के लोगों से बातचीत भी करते दिखे। हालांकि चेचन मीडिया सिर्फ रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के दबदबे वाले इलाके में अपनी कवरेज करती नजर आई। यही नहीं, वीडियो के आखिरी हिस्से में चेचन मीडिया के रिपोर्टर कादिरव के लड़ाकों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाते दिखे। उधर यूक्रेन के खिलाफ रूस ने अपने जंगी हेलीकॉप्टरों से हमले तेज किए हैं, जिसका एक वीडियो भी रूस की ओर से जारी किया गया। हालांकि ये वीडियो किस इलाके का है, इसका पता नहीं चल पाया। लेकिन हवाई हमले का जो वीडियो जारी किया गया, उसमें रूसी सेना के सबसे खतरनाक KA-52 हेलीकॉप्टर एक एयरबेस से हमलों के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार दिखाई दिए। इस दौरान वहां Z साइन वाली एक बख्तरबंद गाड़ी भी खड़ी नजर आई। इसके बाद इन हेलीकॉप्टरों ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को अलग अलग दिशाओं से घेरने के लिए 2-2 के ग्रुप बनाकर उड़ान भरनी शुरू कर दी। और जैसे ही ये हेलीकॉप्टर दुश्मन के ठिकानों के करीब पहुंचे, उनमें एक हेलीकॉप्टर टारगेट को लॉक करता दिखाई दिया, जबकि इस दौरान उस हेलीकॉप्टर की स्क्रीन पर दिख रहा एक और हेलीकॉप्टर दुश्मन के ठिकानों पर मिसाइलों की बरसात करता नजर आया।
इसके बाद पहले वाले हेलीकॉप्टर के पायलट ने भी टारगेट लॉक होते ही मिस। दंगाइयों को भी बचाने का काम कांग्रेस पार्टी के शासन में तो मतलूब अहमद अभी तक गिरफ्तार ही नहीं हुआ है, इतने दिन हो गए। और खरगोन पे कार्रवाई हुई तो दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पार्टी इस पर एतराज करने लगे। बाटला हाउस एनकाउंटर में कार्रवाई हुई तो अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी को बाटला हाउस एनकाउंटर जो है झूठा लगा, और दिल्ली पुलिस, यहाँ पे एक हमारे दिल्ली पुलिस के साथी बैठे, उन पर सवाल उठा दिए। तो ये इनका चरित्र हमेशा से रहा है, इसीलिए तो इन आरोपियों के, इन अपराधियों के हौसले बुलंद है। शोएब जमई, ये जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या आपने अगर देखा हो तो क्या अब आरोपियों का इतना हौसला बुलंद हो जाएगा कि ना सिर्फ वो दंगा करेंगे, पत्थर बरसाएंगे, बल्कि वो लोगों को इस बात को लेकर चिढ़ाएंगे कि हाँ हमने दंगा किया? कल शाम से 24 घंटे हो गए हैं। हाँ। बहुत सारी तस्वीरें और बहुत सारी वीडियो आपके चैनल को भी पहुंची होगी, और बहुत उसमें सारे से आपके ज्यादातर तो नोएडा हम नहीं शोएब जी चला रहे हैं, हम तो ज्यादातर नहीं चला रहे। आपको समझ रहे हैं कि दंगे के माहौल में हम फिल्टर करके तस्वीरें, लेकिन ये जो पुलिस की मौजूदगी में जो ये झुकेगा नहीं वाला स्टाइल हो रहा है, ये क्या चल रहा है? नहीं, मैं उसकी पूरी कहानी बता रहा हूँ। हाँ। कि कल दिन में इसी जहांगीरपुरी में 2 बार जुलूस निकले, 2 तरफ से आए, कुछ नहीं हुआ। शाम को 6:30 बजे तीसरी बार जुलूस आती है, हाथ में हथियार, डंडे, भाले और ये सारे पिस्टल वगैरह भी लेकर के सब आती है। अगर दिल्ली पुलिस भी देख रही थी, उसकी सत्यता की जांच करे अगर मैं गलत कह रहा हूं तो, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। तो ये जो लेकर के आए, उसके बाद ये सी ब्लॉक की जहांगीरपुरी सी ब्लॉक की जामा मस्जिद में चढ़ करके झंडे फहराने की कोशिश कर रहे थे। उस मस्जिद के अंदर घुस गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने, देश के बड़े चैनलों को ये। आप कहाँ रहते हैं इस वक्त? आप कहाँ पे हैं? हाँ, मैं जहाँ हूँ और वहीं से डिबेट कर रहा हूँ। नहीं, और यहीं बैठ के मैंने, परेशानी हो रही क्योंकि आपको एग्जैक्ट इतना पता है। मेरे से क्यों डर रहे हैं? मैं कौन सी आपको आतंकवादी लग रही हूँ कि मेरे लोकेशन नहीं बता रहे हैं आप? मेरा लोकेशन दिल्ली पुलिस को भी पता है। हाँ। मेरा फोन नंबर, मेरा ट्विटर हैंडल, मेरा घर का एड्रेस दिल्ली पुलिस को पता है। आप जो एग्जैक्ट बता रहे थे, जैसे कि आप घटना के वक्त दिल्ली में उसी कॉलोनी में, उसी एरिया में मौजूद थे, ये मुझे जानना है, और कोई इरादा नहीं। आप गलत ना लीजिए इसको, मेरा लोकेशन पूछने का इरादा, क्योंकि बिल्कुल आपके सवालों का ही जवाब दे रहा हूँ। मैडम सुन लीजिए जरा सब्र से। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल रात में ही देश आपके ही राइवल बड़ी चैनल है, वो मेन स्ट्रीम चैनल है, कई बार हमारे खिलाफ भी दिखाते हैं। उसी चैनल के इंटरव्यू में जामिया मस्जिद के इमाम ने बताया यही बातें जो मैं कह रहा हूँ, शब्दशः मैं भी बता रहा हूँ। और वो मस्जिद सफाई में अगर मैंने कोई बात अपने बचाव में कह दिया तो वही सच है और बाकी दंगा करने वाले को फंसाया गया है। जी, ये आप कह रहे हैं? सिर्फ ये बात उन्होंने नहीं कही है। उस मस्जिद के थोड़ी दूरी पर मंदिर है, उस मंदिर के पास में रहने वाले हमारे हिंदू भाइयों ने उसकी गवाही दी है, और दूसरी लोगों ने भी इसी बात की गवाही दो दी। बातें, और उसके वीडियो भी मौजूद है, आप ध्यान रखिएगा, उसकी तस्वीरें भी मौजूद है। तो जब दो बातें शोएब जी, आप पहले ये बताइए कि आपको मस्जिद में झंडा फहराने की क्या जरूरत है? आप शोभा यात्रा निकालिए, आपने देखा मस्जिद से क्या दुश्मनी है? आपके पास कोई तस्वीर है? जवाब देता हूँ, पूरी तस्वीर है। मैं इसका ये जवाब उसी जामिया मस्जिद की तस्वीर है, जिसके प्रांगण में देखिए ये झंडा लगा हुआ है, ये भगवा लगा हुआ है। आप क्यों वहां पे जा रहे हो? जवाब देना चाहता हूँ जी, मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। बहुत देखिए, और ये देखिए ये पिस्टल लेकर के क्यों आए सारे शोभा यात्रा में? शोएब जी, एक तरफा सेकुलरिज्म और एक तरफा डिबेट नहीं होती। ये जामिया मस्जिद का गेट है। आप क्या कहना चाहते हैं कि शोभा यात्रा में जो लोग थे उन्होंने ही दिल्ली पुलिस को मार दिया, गोली मार दी, पिस्टल लेके वो पहुंचे थे? आप क्या कह रहे हैं? ठीक है रीमा जी, मुझे शहजाद जी आप भी जवाब दीजिए। आपकी सरकार है, केंद्र में भी, और पिस्टल लेकर के आए थे। ये कह रहे हैं कि शोभा यात्रा में जो लोग हैं उन्होंने गोली मार दी। जी डिबेट ठीक है, ये तो हिंदुओं को ही टेररिस्ट मानते हैं, इनका तो यही चरित्र रहा है कांग्रेस पार्टी। नहीं, अब मेरी बात पूरी सुनिए, देखिए ऐसा है। नहीं सुनिए शोएब, आप रीमा जी मुझे लगता है एक एक करके बात रखेंगे। मैंने इनकी सारी बातें सुनी, ये एक तरफा सेकुलरिज्म और एक तरफा डिबेट नहीं हो सकता। आपको मैंने अब मेरी बारी है बोलने की। तस्वीरों को भी देखा, सब कुछ मैंने सुना। अब शहजाद जी जवाब देंगे, फिर मैं आपके पास ही आऊंगी। जी शोएब जी, 30 सेकंड ये अपनी सड़कों पर सार्वजनिक रूप में नमाज अता करते रहे, परंतु कोई दूसरा बोले इनसे सहन नहीं होता। 30 सेकंड, अब सुन लीजिए बात। देखिए मैं कह रहा हूं, शोएब जमाई ने बहुत बड़ी बात की है, मैं उसको गंभीरता से लेता हूं। उन्होंने कहा 2 बार यात्रा गई, कुछ नहीं हुआ। तीसरी बार 6:30 बजे
तमंचे लेकर बाकी सारी चीजें लेकर यात्रा गई, तब ये मामला भड़का और रिएक्शन हुआ। ये शोएब जमाई जी को पता था 6:30 बजे ये यात्रा तमंचे लेकर तलवार लेकर आने वाली है, इसलिए मैं घर पर पत्थर तैयार रखूं, घर पर मैं सारे औजार और हथियार जो है वो तैयार रखूं। ये इनको पहले से एडवांस कैसे पता था कि मैं 6:30 बजे प्रोवोक होने वाला हूं, तो प्रोवोकेशन का सामग्री अपने पास तैयार रखूं, ताकि ये जैसे आए और कोई तमंचा लहराए और कोई तलवार लहराए तो मैं बंदूक से गोली मार लूं, मैं पत्थर फेंक लूं। दूसरी बात, जब दिल्ली में दंगा हुआ तभी भी हाँ ठीक है, मैं आप ही के बात को आगे बढ़ा यही सवाल उठाते रहते हैं। दूसरी बात, दूसरी बात, एक वीडियो मेरे पास भी है जो कई चैनलों पर चढ़ा है। नहीं, अरे 10 सेकंड रुक जाओ, उसके बाद जवाब देना, तो दोनों मिलाकर। एक वीडियो मेरे पास भी है जो तमाम चैनलों पर चला है, जैसे इन्होंने कहा चैनलों पर चला है। वो वीडियो में एक महिला कह रही है, मुस्लिम महिला कह रही है कि कैसे मेरी मस्जिद के सामने जब मैं रोजा कर रही हूं तब इन्होंने लाउड डीजे बजाया और उस पर जय श्री राम चला। तो अगर ये करेंगे तो फिर हमला होगा, फिर रिएक्शन होगा। तो अब मैं क्या इनकी बात को सच मानूं या उस महिला की बात को सच मानूं? और तीसरी बात, शोएब जमाई इतने जिम्मेदार नागरिक है, क्या उन्होंने व्यक्तिगत रूप से खुद उन्होंने जो ये वीडियो टीवी पर दिखा रहे, क्या इसकी शिकायत एफआईआर दर्ज करवाई खुद इन्होंने? कोई कमिटी वमिटी की बात नहीं कर रहा, खुद ये एक जिम्मेदार नागरिक है, बहुत बड़े ओहदे पर है, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत पहुंच है इनकी समाज में। क्या इन्होंने क्या एक एफआईआर ऑनलाइन कंप्लेंट कराई है? के पास जाती हूँ, शोएब जमाई जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने कितनी बड़ी झूठ कही कि भाई 6:30 बजे से आपको पहले, भाई 6:30 बजे से किसी को पहले से नहीं पता। तीसरी बार जब आप आए, झंडा फहराने की शोभा यात्रा में लोगों ने कोशिश की, और ये जांच का विषय होना चाहिए कौन उनको भड़काता। और मैं बता रहा हूँ, ये पुलिस वेरीफाई करे इसको कि इसी शोभा यात्रा में जो हमारे दूसरे हिंदू भाई हैं जो शांति प्रिय पर आपने तमंचे से गोली कैसे चला दी? वाहिनी के लोगों को भेजा जाता है। सर मैं आपकी बातें सुन रहा था, अब आप सुन लीजिए। 2-2 हजार रुपया में भेजा जाता है कि तुम जाके आपने गोली चलाई, वो तैयारी कहां से हुई? बता रहा हूं, आपने पत्थर चलाया, वो तैयारी कहां से? उसका जवाब दो। ये ऐसे शाब्दिक दंगा मत कीजिए भाई साहब, आप मेरे सवाल से भाग रहे हैं। दिल्ली में भी दंगे करते हैं, टीवी पे भी दंगे करते हैं, ऐसे कैसे चलेगा? आप शाब्दिक पत्थरबाजी मत कीजिए, यहाँ टीवी पे दंगा मत कीजिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आप मेरे सवाल का जवाब बात सुनी ना, मैंने आपकी बात सुनी है, अब आप मेरी जवाब सुनिए। अरे दिन में 3 सवाल पूछे, डिबेट में 5 बार आप ही बोलते हो लाउड स्पीकर के साथ, आपका वीटो है, बोलिए। हाँ सुनिए, तो आप ही का चल रहा है वोट बैंक का, कान में जोर से सुनाऊंगा, सुनिए। ऐसा है कि देश को सुनाइए, पर मैं जय श्री राम नारा लगाऊंगा तो गोली चला दोगे। हाँ, पूरे देश को सुनाइए ये लाउड स्पीकर से ये बात कि भाई एक बात बताओ, तुम बार बार आ रहे हो प्रोवोक करने, 2 बार तो कुछ नहीं किया लोगों ने, तीसरी बार आप आके हथियार लेकर के आए, पिस्टल लेकर के आए, से प्रोवोक हो जा रहे हैं, इससे मजाकिया और क्या होगा? आपके हथियार कहां से आए वो बता दो ना। आप उससे प्रोवोक हो जा रहे हैं, आप उसके ऊपर पत्थर बरसा देंगे। और शहजाद जी जो कह रहे हैं वो सोशल मीडिया पे ऐसी बातें चल रही है, जो उन्होंने कहा कि पहले से पत्थर कैसे, कुछ चल रहा है। नहीं जो आप बोल रहे हैं ना, सवाल उठाने की बात, वहीं से हम जन भावना कलेक्ट कर रहे हैं ना कि लोगों के दिमाग में क्या है। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर दिल्ली में जिनके उस इलाके में घर है, उनके घरों में पत्थर कैसे थे, उनके हाथों में पिस्टल कैसे थे, और पिस्टल चलाने वाले ने पुलिस के ऊपर हमला किया। आप समझ रहे हैं? किसी के पास पत्थर नहीं थे, किसी के पास नहीं थे। जब तीसरी बार आप आके मस्जिद को वेंडलाइज कर रहे हैं, पत्थर इकट्ठा हो गया, मौके पर लोगों ने रिटेलिएट किया, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। रिटेलिएट किया। और तीसरी बात इन्होंने कहीं शिकायत की, दिल्ली पुलिस में शिकायत हो गई है, मौलाना साहब आती हूँ मैं आपके पास, उसी सिविल मौलाना साहब भी, हमने भी दोनों इस तरीके से इस मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं जैसे कि ये दंगा किसी और तरीके से हुआ। शोएब जमाई जी चिल्लाइए मत, शोएब जमाई जी चिल्लाइए मत। एक तो बहुत ही अच्छी बात शोएब जमाई ने अपनी बात में अभी कही कि ये जांच का विषय है, जो दिल्ली पुलिस है वो जांच करेगी। तो इन्होंने या तो शायद एफआईआर पढ़ी नहीं है, अगर इन्होंने नहीं पढ़ी है तो इनकी जानकारी मैं दुरुस्त कर देती हूं कि जो एफआईआर है, जांच के विषय में ही 14 एक ही समुदाय के लोग क्यों आए हैं। यही बात मैं पहले भी कह रही थी, यही मैं बताना चाह रही थी कि एक कम्युनिटी को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है, कैडर को इंक्लूड कर लिया है अपने साथ। और ये वो कैडर है जो पत्थरबाजी भी करता है, लोगों को गालियां भी देता है, बंदूकें भी चलाता है, और न जाने किस प्रकार हिजाब के मुद्दे भी उठा लेता है। ये वही कैडर है जो जनता को पागल बनाकर, महिलाओं को पागल बनाकर, दूसरी कम्युनिटी को बेवकूफ बनाकर आज यहाँ पर वायलेंस फैला रहा है। 1 मिनट, मैंने अपनी बात पूरी नहीं करी, मैं किसी के बीच में नहीं। ये वो लोग हैं जो इस तरह के काम कर, 1 सेकंड मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोली। मस्जिद में जाकर के वहाँ वेंडलाइज कर दीजिए, आपके मुंह से जुबान से कुछ निकलता नहीं है, शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, आपको मस्जिद में क्या लेना देना है? क्यों झंडा फहराएंगे आप मस्जिद में? बोला आपने मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है।
अरे मुद्रा योजना हो, पीएम आवास योजना हो, किसान सम्मान निधि योजना हो, सबके फायदे आप ले लेंगे, तब नहीं कहेंगे कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन आज अगर पत्थरबाजों को उठाकर जेल में फेंका जा रहा है, उनकी संपत्ति जब्त की जा रही है, तो आप कह रहे हैं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। जब मुसलमान बेटियों को स्कॉलरशिप दी जाती है, जब मुसलमान बेटियों के लिए हक के लिए मोदी जी लड़ते हैं, तब तो आप नहीं कहते मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। जब मुसलमान मदरसे में सीबीएसई को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, पढ़ाई लिखाई कराकर बेटियों को आगे बढ़ाया जाता है, तब तो आप नहीं कहते मुसलमान को भड़काया जा रहा है या मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। आज मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि पत्थरबाजों को घसीटकर जेल में डाला जा रहा है। कह रही हूं उसमें सबसे बड़ी बात ये है, पत्थरबाज किसी भी धर्म का हो वो जेल में जाएगा। निखत जी जो कह रही हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि चंद लोग गुमराह कर रहे हैं अपनी ही कौम को। शोएब जमई, ये समझने में कितना वक्त लगेगा? जी देखिए, मैं बड़ी बात कह रहा हूं कि ये सारे दंगे स्टेट कॉम्प्लिसिट दंगे हैं। इन शोभा यात्राओं में कुछ उपद्रवी तत्वों को भेजा जाता है पैसा दे करके कि ताकि तुम जगह जगह जा करके मस्जिदों के सामने झंडे फहराओ, मुसलमान एमसी है, मुसलमान की माँ बहनों को गाली दो। शोभा यात्रा मुसलमानों को गाली देने के लिए है? शोभा यात्रा मस्जिदों में जाकर के हुड़दंग मचाने और आपका झंडा फहराने के लिए? ऐसी तो कभी शोभा यात्रा नहीं रही, और यही हो रहा है हर जगह। और उसके बाद बहुत पुराना है, नया तो कुछ नहीं हुआ है। नया ये है कि हम चर्चा कर रहे हैं, पहले हम इन मुद्दों पे बातचीत नहीं करते थे, अब बात कर रहे हैं, बस इतना ही फर्क है। दंगे हुए हैं और उसके बाद आप बुलडोजर की नैरेटिव लेके आ रहे हैं। ये बात तो जांच से समझ में आ ही रही है ना कि चूंकि आपको बुलडोजर वाले नैरेटिव को बढ़ाना है, तो पहले दंगा करवाएंगे, बुलडोजर नैरेटिव नहीं है। चलाएंगे, आप देखिए बुलडोजर वोट मांगेंगे, बुलडोजर की जरूरत है। ये कोर्ट को तय करना है कि बुलडोजर सही है या गलत है, लेकिन अभी एक आरोपी की तस्वीर दिखाई हूं मैं। ये एक मोडस ऑपरेंडी बन गया है मैडम, मुसलमानों के बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। और ये बात बहुत गलत हो रही है। मौलाना साहब आती हूँ मैं आपके पास, आती हूँ। स्टेट गवर्नमेंट के पास अरे भाई, जब तक उल्टा चोर बुलडाल को काटे, संपत्ति को जब्त नहीं ये किया दो जाएगा। लोग यहाँ पैदल हैं, शहजाद पुनेवाला, और इनको शर्म नहीं आती है कि तुम मस्जिद के बारे में कुछ नहीं कहते। जिन लोगों ने दंगाइयों ने मस्जिद में चढ़ के हुड़दंग की, शहजाद जी को आप बोल रहे हैं शहजाद जी मुस्लिम है, निखत अब्बास खुद मुस्लिम है, क्या उनको अपने धर्म से लगाव नहीं है? क्या उनको अल्लाह से प्यार नहीं है? मुसलमानों पर खुदता है, मुसलमान समाज ऐसे मुसलमानों पर। शहजाद जी बात रख सकता हूँ क्या प्लीज? हाँ हाँ, आप ही जी रीमा जी, मुझे लगता है कि लानत है, थूकता हूं रीमा जी, मुझे लगता है मतलब दंगाइयों को सपोर्ट करे शहजाद पुनेवाला तो सही है। ये बिके हुए दलाल हैं। हाँ रीमा जी, बता रहा हूँ, भाषा ठीक कीजिए, भाषा ठीक कीजिए। क्या आप मेरी बात आने देंगी या इस प्रकार से? प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस वक्त। हाँ रीमा जी, मैं इन दंगाइयों के बारे में बोलिए जो पिस्टल लेकर के आए। ये रीमा जी, या तो आप निर्णय कीजिए कि मैं बोलूं, या तो आप इन्हीं की बातों को चलाएं, आपके चैनल को निर्णय करना। लास्ट टाइम बोल रही हूँ मैं शहजाद जी। मुझे लगता है कि मैं मैं आपकी जुबान में आपको डिबेट में इनवाइट की हूँ, मैं आपकी जुबान क्या रोकूंगी? शहजाद पुनेवाला, सॉरी। रीमा जी देखिए, यदि मैं अफजल गुरु की पैरवी ना करूं, याकूब मेमन की पैरवी ना करूं, मैं अगर आईसिस के आतंकवादियों की पैरवी ना करूं, इंडियन मुजाहिदीन की पैरवी ना करूं, तो निगत और मैं मुसलमान ही कहाँ रहे? क्योंकि इनके लिए मुसलमान के आइकॉन यही बच गए, ताहिर हुसैन, दंगाई, जो अपराधी आतंकवादी, बुरहान वानी, रियाज नाइक को। परंतु मैं बुनियादी सवाल उठाना चाहता हूँ। आज मैं पूछना चाहता हूँ, चलिए यहाँ पे कहते हैं हमने प्रवोक कर दिया, आरएसएस ने प्रवोक कर दिया, बीजेपी वाले करा रहे हैं, जय श्री राम ने प्रवोक कर लिया। भाई स्वीडन में भी दंगे चल रहे हैं, वहां पे कौन प्रवोक कर रहा है? डेनमार्क में कौन प्रवोक कर रहा है? इनको पूछे, लीबिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, यहाँ कौन प्रवोक कर रहा है? मोरक्को में कौन प्रवोक कर रहा है? इनको ये बताइए ना, ये प्रोवोकेशन कहाँ से भर कर लाते हैं इतना? और ये प्रोवोक होने का विशेष अधिकार इन विशेष लोगों को क्यों है? ये अभिन्न अंग क्यों बन चुका है प्रोवोकेशन इनका? ये मैं एक हिंदू को देखूंगा, मैं रीमा को देखूंगा, मैं भड़क जाऊंगा, मैं भगवा झंडा देखूंगा, मैं भड़क जाऊंगा, मेरे मस्जिद के बाहर कोई लाउड डीजे बजेगा, मैं भड़क जाऊंगा। अरे भाई, ये भड़कने की भावना आपके अंदर भीतर क्यों पैदा होती है? कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, आज तक नहीं भड़के। गोरक्षनाथ मंदिर के बाद अब्बासी पहुंच गया, रीमा जी तो नहीं भड़की। अक्षरधाम मंदिर पर हमला हुआ, वेद प्रकाश जी तो नहीं भड़के। ये भड़कने का काम केवल मौलाना को और शोएब जमाई को क्यों होता है इतना? ये क्यों भड़क जाते हैं? इनके भड़कने की सवाल उठाया है कि जैसे ही भड़काएंगे मैं भड़क जाऊंगा। शहजाद जी सवाल ये उठा रहे हैं कि क्या सच्चा मुस्लिम होने का पैमाना बस इतना भर रह गया है कि आतंकवादियों को, दंगाइयों को सपोर्ट करना? देखिए, गोडसे की नाजायज औलादों से
हमें सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्या भाषा है ये? महबूबा ये मुफ्ती के भाषा साथ महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर के कौन सरकार बनाया था? महबूबा मुफ्ती के साथ आसिया इंद्राबी को किसने सपोर्ट किया था? बात ये नहीं है, दंगाई का कोई धर्म नहीं होता। दंगाई पर सख्ती करिए। मध्य प्रदेश के अंदर जो जेल में था, धर्म होता है, FIR हुआ, इलाका मुसलमानों का होता है, मुसलमानों का इलाका, मोहल्ला मुसलमानों का होता है, सड़क मुसलमानों की होती है, वहाँ पर कोई जय श्री राम बोलते हुए नहीं जा सकता। इस सोच का खंडन करो, इस सोच का खंडन करो। आप औरंगजेब की औलाद ना बनो, बीजेपी आप गजवाए हिंद का सपना छोड़ दो। हाँ, आप ये औरंगजेब की औलाद ना बनो, आप बनो श्री राम के वंशज। ये आपको बनना चाहिए। बाबर के वंशज बनकर क्या मिलेगा आपको? ये दो कौड़ी की हैसियत वाला आदमी ज्ञान देगा। तर्क से बात कीजिए। कैसी बातें कर रहे हैं? क्या भाषा है ये? हम सड़क पे डिबेट कर रहे हैं? क्या हम सड़क पे बात कर रहे हैं? क्या हम इस तरीके से बात करेंगे? रमजान का महीना, और आप ही कह रहे थे कि रमजान का पाक महीना है, कम से कम रमजान में हम इस तरीके से बात न करें। क्यों नहीं हुआ तेलंगाना में? सरकार ने नहीं कहा, क्यों नहीं? तेलंगाना में गड़बड़ क्यों नहीं हुआ? शोभा यात्रा निकला, हनुमान जयंती निकली, हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर के एक दूसरे के साथ गले मिले, निकाले, क्यों गड़बड़ नहीं हुआ? इसलिए क्या केसीआर की सरकार हिंदू मुसलमान करना नहीं चाह रही थी? सबके साथ इंसाफ के साथ सरकार चला रही। अब साउथ की राजनीति पे और वहाँ की सरकारों पे बात करने के लिए अलग से डिबेट करना पड़ेगा। अलग से मौलाना साहब आएंगे, लेकिन वेद प्रकाश जी मेरे साथ, वेद भूषण जी मेरे साथ, पूर्व ACP लगातार बने हुए। वेद जी सॉरी, मैं बार बार आपको सॉरी बोल रही हूँ क्योंकि पॉलिटिकल डिबेट है और आप देखिए किस तरीके से मुद्दा आगे बढ़ा, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही पहलू समझूंगी कि आप देखिए हर एक कार्रवाई पे सवाल सीधे सीधे कहा जा रहा है सरकारों के बहाने या कैसे भी कि नहीं, जो एक्शन लिया गया है वो गलत है। चाहे वो अभी दिल्ली का दंगा हो जो पहले हुआ था या मौजूदा वक्त में जो शोभा यात्रा के दौरान हो, ये कार्रवाई पे जो इस तरीके से सवाल उठते हैं तो पुलिसिंग किस तरीके से इसको लेती है? रीमा जी, अभी शाहीन बाग के संस्थापक जुमई साहब आपके चैनल पर बैठे हुए हैं, अभी टीवी पर बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। आप उनसे पूछिए कभी उन्होंने कोई इस बारे में कोई कंप्लेंट आज तक शाहीन बाग दंगों से लेके आज तक कोई कंप्लेंट, कोई पिटीशन इस अदालत में ली हो? केवल दिल्ली पुलिस पर सवाल पैदा करना, हमारे आदमी मर जाए, इंजर्ड हो जाए लाल किले पर, वहाँ झंडा दूसरी कम्युनिटी के लोग फहराएं, क्या दिल्ली पुलिस को फायरिंग करनी चाहिए थी? क्या ये जहांगीरपुरी में हुआ, पुलिस को रेटिलेट करके वहां गोली चलानी चाहिए थी? किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, पुलिस के पेशेंस और धैर्य की तारीफ नहीं करते। जो हमारे जवान वर्दी खून से रंग गई उसके बारे में इनके पास कोई शब्द नहीं है, केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए। और आम आदमी पार्टी जो बिजली पानी फ्री देते हैं, बिजली पर जहांगीरपुरी के जो सो कॉल्ड लोग फ्री में रह रहे हैं, उनको क्या बिजली पानी आगे कंटिन्यू करेंगे? क्या उनको बुलडोज नहीं करना चाहिए? क्या उनकी बिजली पानी नहीं काटनी चाहिए? मैं एक सवाल आपके चैनल पर पूछता हूँ, आपके तमाम दर्शकों से पूछता हूँ कि क्या इस तरह के लोगों को फ्री बिजली पानी देनी चाहिए? ये भी एक बुलडोजर है, जरूरी भी है। लेसन जाना चाहिए, लेसन जाना चाहिए। जिस पार्टी मैं जवाब शैब जी, पहले शैब जी फिर कुलदीप जी, मैं आपके पास आती हूँ। वेद भूषण जी, जिस पार्टी के आप प्रवक्ता हो ना, उन्होंने बसाया हुआ है उनको वहाँ पे। मैं दिल्ली एक मिनट, कितनी बड़ी नाकामी है तुम लोगों की अगर बसे हुए वहाँ पे। कुलदीप जी रुक जाइए। आप लोगों ने क्या किया अभी तक? अगर 4 साल से आपकी सरकार है, उसके बाद सरकार ने क्या किया? एविडेंस दीजिए, गवाही दीजिए, पता लगेगा। शैब जी, मैं इससे पहले मैं बात कर लूँ, फिर मैं आपके पास आती हूँ। आपने क्या किया बताइए? नहीं चलती। आप देश के नागरिक हैं, किसी और तरह की बातें करते हैं। ठीक है, एक बार शैब जी मैं बोल ले, फिर आप लोग आपस में लड़िए। शैब जी, पिछले 3 सालों में दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हों, हमारे साउथ के ACP साहब हों या हमारे इलाके के SHO साहब हों, कंटिन्यूअस हमारी मुलाकात होती है। कंटिन्यूअस हम लोग सिविल सोसाइटी के मेंबर के तौर पर मुलाकातें करते हैं, शांति सद्भावना की बात करते हैं। पुलिस हमसे खुद कंसल्ट करती है कई मामलों में कि क्या इस सिलसिले में क्या बातें हुई हैं और क्या हुआ है। हम पुलिस के साथ सहयोग करते हैं। अभी जहांगीरपुरी में जो मामला हुआ, इसमें भी पुलिस के साथ सहयोग हुआ। हमारे जमीयत उलमा हिंद के लोग गए, सिविल सोसाइटी के मेंबर गए, मैंने भी ट्विटर पर टैग करके उनको कहा, जी का कहना है कि आपने क्या कोई कंप्लेंट कराया? आला अधिकारी से बातचीत हुई है, एक बातें आला अधिकारी से बातचीत हुई है और उस पर आपत्ति भी जताई गई है, कंप्लेंट भी दर्ज कराया गया है, बिल्कुल दर्ज कराया गया है। साहब, आप पुलिस के अधिकारियों से पता कर ले कि क्या दर्ज कराया गया है कि नहीं। और मैंने जो तथ्य रखे हैं, हम अलग से पता कर लेंगे।
लेकिन कुलदीप जी, आपके ऊपर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो दंगाई हैं, जिनके ऊपर आरोप है, क्या उनकी बिजली, पानी, ये सभी चीजें आप बंद करने वाले हैं? ये पूर्व एसीपी का पूछना है आपसे। रीमा जी, हाँ रीमा जी, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अगर रोहिंग्या दिल्ली में बसे हुए हैं तो कितनी बड़ी विफलता है इन लोगों की। और जहां भारतीय जनता पार्टी, कल हम लोगों ने भी शोभा यात्रा निकाली, मतलब आप आराम से बैठने के लिए दिल्ली में सत्ता में हैं क्या? हर सवाल पे आप कहते हैं कि ये जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग निकालते हैं वहीं पे दंगे क्यों होते हैं? हाँ। दंगे से फायदा होता है इन लोगों को। अगर हिंदू मुसलमान मिलकर रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, और अगर हिंदू मुसलमान लड़ेगा तो भाजपा को फायदा होगा। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, मैं किसी और के लिए भी बोल रही हूँ। मुझे तो आज ये भी समझ में आ रहा है कि कुछ लोगों को, दंगाइयों को सपोर्ट करने में भी राजनीति चमकती है। ये भी सच्चाई है शहजाद पुनेवाला। बीजेपी के लोगों को सपोर्ट करने में मजा आता है उनको, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की राजनीति चमकती है। हम तो कह रहे हैं जो भी दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए, और आम आदमी पार्टी दोषियों का कोई समर्थन नहीं करती। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कंप्लीट। हाँ, शहजाद पुनेवाला। देखिए, इस डिबेट की शुरुआत इसी तर्क से हुई थी कि ताहिर हुसैन को जब पुलिस ने अपराधी बनाया था तो संजय सिंह और अमानतुल्लाह खान ने उसका बचाव किया था। अभी पूरी डिबेट हो गई, कुलदीप जी एक भी बार उनका खंडन नहीं कर पाए, पर यहाँ पर कह रहे हैं हम दंगाइयों के खिलाफ हैं। दूसरी बात, मैं इनसे पानी बिजली काटी जाएगी, खत्म की जाएगी सुविधा। अरे दंगाइयों से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है पुनेवाला जी, आप लोगों को फायदा होता है। जहां आप लोग होते हैं वहीं दंगा क्यों होता है, बताइए ना। तो आप ताहिर हुसैन को अपना दामाद बनाकर क्यों बचाव कर रहे थे उसका? ताहिर हुसैन को आपने टिकट दिया, ताहिर हुसैन आपका पार्षद था, ताहिर हुसैन के बचाव में संजय सिंह आए, ताहिर हुसैन के बचाव में अमानतुल्लाह खान आए। रोहिंग्याओं के ऊपर कार्रवाई होती है, अमानतुल्लाह खान आते हैं। अब दंगाइयों पर कार्रवाई हो रही है, आपने दंगाइयों के बचाव में सारी बात की, तो आप क्यों उनके बचाव में आ जाते हैं? फायदा अगर हमारा होता है तो। हमला किया, दूसरी बात, अब मेरी बात उनको माला पहनाई, जिन्होंने हाथ से बेटी का बलात्कार किया, हद होती है, समर्थन किया। दंगाइयों के बचाव में आने की भी एक हद होती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कुलदीप जी, मैं आपसे एक तर्कपूर्ण सवाल पूछ रहा हूं। कुलदीप जी, मैं आपसे एक तर्कपूर्ण सवाल पूछ रहा हूं, सवाल सुन लीजिए। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, जवाब दीजिए ना। अगर कोई हिंदू जय श्री राम का नारा लगाते हुए, अरे सुन लीजिए ना, घर पे हमला किया, उनको सम्मानित किया। देखिए, आप जवाब नहीं देना चाहते क्योंकि हिंदुओं के प्रति, हिंदुओं के खिलाफ इनके मन में इतना वैमनस्य है कि ये सवाल सुन ही नहीं सकते। ये हिंदुओं के इतने खिलाफ है और इनमें तुष्टिकरण की ऐसी स्पर्धा है इनमें और कांग्रेस में कि ये हिंदुओं के हित की बात सारा हिंदू को ठेकेदार तो आप ही हैं। हम तो हिंदू हैं नहीं, आप कुलदीप जी सवाल अब सुन लीजिए। कुलदीप जी सवाल सुन लीजिए, आप इतना असहिष्णु मत होइए, आपकी सरकार है दिल्ली में। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, सड़कों पर नमाज अता होती है, हिंदू तो एकदम शांतिपूर्वक तरीके से उसको अपनाता है। अगर हिंदू की यात्रा चली जाए मस्जिद के सामने और डीजे का म्यूजिक बज भी रहा हो, तो क्या छत पर तलवारें तमंचे रखे होंगे और उससे हमला होगा? इसके पक्ष में है क्या? इसके पक्ष में हाँ या ना? दिल्ली पुलिस आप दंगाई के साथ या आप शांतिपूर्वक तरीके से जो हिंदू अपनी नववर्ष की यात्रा ले जा रहे हैं उसके साथ? असला इकट्ठा कर लिया, इतना बम गोला बारूद इकट्ठा कर लिया, दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? दिल्ली पुलिस को नहीं पता था पुनेवाला जी? आप बताइए। अब मुझे बताइए, अगर परमिशन लेके अब मुझे बताइए, मैं आपको बता रहा हूं, जब उनके, हाँ मुझे बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं, जब कार्रवाई होती है तो अमानतुल्लाह खान ही उनके बचाव में जाते हैं। स्लीपर सेल पर जब कार्रवाई हुई पाकिस्तान आईएसआई के, तो 1 घंटे के अंदर अमानतुल्लाह खान का ट्वीट आया कि दिल्ली पुलिस निर्दोषों को गिरफ्तार कर रही है। ये ऐसा अमानतुल्लाह खान का रवैया क्यों है आपकी पार्टी का? दंगों से फायदा, दंगों में लोगों की जान जाने का फायदा बीजेपी को मिलता है, बीजेपी दंगे करवाती है। अरे तो फिर आप बोलिए कि जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में अवैध गलियाओं पर, अवैध बांग्लादेशियों पर कार्रवाई करेंगे आप? पार्टी कह रही है आप बुलडोजर चलाएंगे? निखत अब्बास इस वक्त मेरे साथ, अगर आप कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे? निखत जी, जितने लोगों को आप इस वक्त सुनिए, आम आदमी पार्टी भी है साथ में। अगर दिल्ली में रह रहे हैं तो आपकी तमाम जो बातें हो रही है, हम कॉमन ये देख रहे हैं कि बीजेपी के अलावा जो भी दूसरी पार्टियां हैं वो एकजुटता दिखाती है दंगाइयों के बचाव में, या ऐसा क्यों? आप बताइए। ये तो मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था। हाँ। कारण सिर्फ एक है कि 2014 से इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ कोई ऐसा मुद्दा मिला ही नहीं जो ये जनता के पास लेके जा सके। तो अब ये लोग इस प्रकार के मुद्दे को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। इन लोगों के पास, विपक्ष के पास एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठी है जो मुद्दे मैन्युफैक्चर करती है। कभी किसान का मुद्दा मैन्युफैक्चर कर देती है, कभी हिजाब का मुद्दा मैन्युफैक्चर कर देती है, कभी सीएनआरसी का मुद्दा मैन्युफैक्चर कर देती है, और अब इन्होंने एक और जहांगीरपुरी का मुद्दा
मैन्युफैक्चर निखिल जी, मैं एक और और ये point मुद्दा add करना चाहती मैन्युफैक्चर हूँ। करने के लिए भी एक टीम बैठी है हाँ। जो जाकर वहां दंगे भड़का रही है, जो वायलेंस क्रिएट कर रही है। हाँ। मुझे बताइए ना, ये सारी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग एकदम से कैसे हो जाती है? रातों रात दिल्ली प्रोपेगेंडा भी क्या है निखिल जी? खबर नहीं होता है। निखिल जी, ये परसेप्शन डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। मैं कल भी बारूद डिबेट में ये एक गेस्ट के थ्रू ये बातें निकलकर सामने आई कि भगवा रंग था उनके ऊपर, उन्होंने ही पिस्टल का इस्तेमाल किया। आज भी इस डिबेट में कहा गया कि उन्हीं लोगों ने जो शोभा यात्रा निकाल रहे थे, उन्हीं लोगों ने पुलिस पे भी गोलियां चला दी, उन्हीं लोगों ने खुद पे पत्थर भी बरसा लिए। ये क्या परसेप्शन डेवलप करने की कोशिश हो रही है? बड़ी अच्छी बात है, आप समझिए इस बात को कि भगवा रंग के कपड़े पहने हैं, बंदूक लेकर जितने भी पुलिस वाली हैं उनके सीनों पर तान कर बैठे हुए हैं, लेकिन एफआईआर में सिर्फ और सिर्फ 14 उन लोगों का नाम है जो इन कैडर में से था ही नहीं, जो शोभा यात्रा में थे ही नहीं। मतलब आप क्या कह रहे हैं? या तो आप कह रहे हैं कि पुलिस बेवकूफ है, या आप यहां बैठकर झूठ बोल रहे हैं। आप बता दीजिए, ना आपको कोर्ट पर भरोसा होता, ना आपको पुलिस पर भरोसा होता, ना आपको सरकार पर भरोसा होता, आपको भरोसा किस पर है? जो छत पे बैठकर थूकते हैं, जो छत पे बैठकर तलवारों से जो बोतलें होती हैं, कांच की बोतलें होती हैं, उनकी बारिशें करते हैं, जो पत्थर मारते हैं, जो रेप करते हैं, आपको किन पर भरोसा है? और साफ सीधी सी बात है, ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की है ही नहीं। हिंदू मुसलमान का रंग ये लोग यहाँ पर बैठकर दे रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। अरे पत्थरबाजों को आप मुसलमान बोलते हो? बहुत कुछ क्लियर हो गया इस डिबेट के जरिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। तो हमारी कोशिश यही थी कि दिल्ली में जो 2 साल पहले दंगा हुआ, मौजूदा वक्त में जो शोभा यात्रा के दौरान जो घटना हुई, उसको लेकर किसकी क्या सोच है और क्या राय है। बहुत कुछ मुझे कहने की जरूरत नहीं है, डिबेट इस वक्त आप देख रहे हैं तो आपको पता चल चुका होगा। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए।